दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो भाई, आज इस वीडियो में 20 खबरें हैं ज़बरदस्त किस्म की, जिनको सुनकर मज़ा आ जाएगा। लेकिन सबसे पहली खबर है 10th क्लास फेल, नफरत में PhD कंगना रनावत के बारे में। ये खबर तो बहुत पुरानी हो गई है कि भाई कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट में गई थी और वहाँ एक लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया था। वो लड़की कुलविंदर कौर उस दिन से अब तक जेल में है, सिर्फ एक थप्पड़ मारने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि रोजाना करोड़ों लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। इस मामले की खास खबर यह है कि जो चंडीगढ़ का वकील समाज है वो कंगना के खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरे चंडीगढ़ के वकीलों ने अदालत में एक अपील दायर की है और कहा गया है कि कंगना के खिलाफ केस रजिस्टर हो, ठीक उसी तरह जैसे कि कुलविंदर कौर के खिलाफ हुआ है। वकीलों का कहना यह है कि भाई कुलविंदर ने कंगना को थप्पड़ मारा था, वो जेल में है, बात खत्म हो गई। लेकिन उस थप्पड़ कांड के बाद कंगना ने पंजाब के लोगों को आतंकवादी कहा था। कंगना ने यह कहा था कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे लोग आतंकवाद में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वकीलों का कहना यह है कि भाई कंगना ने पूरे पंजाब का अपमान किया है, पंजाब के सभी लोगों का अपमान किया है, यानी कि कंगना ने नफरत फैलाई है। तो इसी मुद्दे पर कंगना के खिलाफ भी केस होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाई अदालत वकीलों की बात मानती है या नहीं मानती। 99% मुझे यकीन है कि अदालत वकीलों की बात नहीं मानेगी, क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है और कंगना बीजेपी की सरकार की एक बहुत फेमस MP है। दोस्तों, आज की सेकंड खबर है 15 अगस्त पर रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त पर 2 फिल्में रिलीज होने वाली थी, पुष्पा 2 और अदरक अब्राहम की वेदा। लेकिन जब अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 देखी तो उसको गश आ गए, उसको चक्कर आ गए। यही वजह है कि अल्लू अर्जुन ने अब बहुत सारी चेंजेस करने के लिए कहा है फिल्म में डायरेक्टर को, और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में वो सभी बदलाव करने के लिए कम से कम 60 डेज की शूटिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फिल्म साल के आखिर में रिलीज हो सकती है। लेकिन जैसे ही यह ऐलान हुआ कि पुष्पा 2 15 अगस्त पर रिलीज नहीं हो रही है, वैसे ही भूषण कुमार ने अपनी फिल्म खेल खेल में अनाउंस कर दी थी 15 अगस्त के दिन रिलीज होने के लिए। लेकिन उसके अगले ही दिन जियो ने अनाउंस कर दिया कि स्त्री 2 भी 15 अगस्त पर ही रिलीज होगी। आप सभी जानते हैं कि श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री हिट थी और स्त्री 2 भी हिट ही होनी है। कितनी बड़ी हिट होगी इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन इस पर डिबेट नहीं हो सकता कि वो फिल्म हिट नहीं होगी। फिल्म स्त्री ने तकरीबन 150 CR का बॉक्स ऑफिस किया था, तो स्त्री 2 150 CR के नीचे तो करने वाली नहीं है, ये तो गारंटी है। और ये बात निर्माता भूषण कुमार अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि अब निर्माता भूषण कुमार ने अपनी फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त पर रिलीज करने से मना कर दिया है। और 12 जुलाई को अक्षय कुमार की एक दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है सरफिरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब भूषण कुमार को अपनी फिल्म खेल खेल में रिलीज करने के लिए साल के आखिर में कोई डेट ढूंढनी पड़ेगी। यानी कि अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि 15 अगस्त पर 2 फिल्में रिलीज होंगी, स्त्री 2 और अदरक अब्राहम की वेदा। इसका मतलब यह हुआ कि अदरक अब्राहम की वेदा सुपर डुपर डिसास्टर होनी ही होनी है, गारंटी के साथ। दोस्तों, आज की थर्ड खबर यह है कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के दिन पर भी फिल्में रिलीज करने के चक्कर में घमासान मचा हुआ है। जब से कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग चालू हुई थी, तभी से उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि उनकी ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। क्योंकि भूषण कुमार को ऐसा लग रहा था कि अगर वो एडवांस में ये कह देगा कि उसकी फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी तो कोई और अपनी फिल्म को दिवाली पर रिलीज नहीं करेगा। लेकिन ये तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि भाई बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं है। बॉलीवुड में हर आदमी अपने बारे में सोचता है, और यही वजह है कि अब दिवाली पर सिंघम 3 भी रिलीज हो रही है। और सिंघम 3 किसकी फिल्म है? डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म है। सिंघम 3 की स्टार कास्ट क्या है भाई साहब? अक्षय, अजय, टाइगर, रणवीर, अर्जुन, दीपिका, कैटरीना। और ये तो मेन कलाकार हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं इस फिल्म में। और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 600 करोड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है, इस फिल्म की बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। तो मेरे ख्याल में अगर भूल भुलैया 3 इस फिल्म के साथ रिलीज होगी तो फिर भूल भुलैया 3 को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अब आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि भूषण कुमार अपनी फिल्म को सिंघम 3 के साथ रिलीज करेंगे या वो
डेट छोड़कर आगे भाग जाएंगे। दोस्तों आज की फोर्थ खबर है नॉन स्टार कास्ट फिल्म मुंजिया के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म में ना ही तो कोई फेमस एक्टर है और ना ही एक्ट्रेस है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म बढ़िया बिजनेस कर रही है। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 40-45 CR हो सकता है। हालांकि जो इसके निर्माता हैं वो बताएंगे कि 60 या 65 CR, लेकिन जो रियल बिजनेस है वो भी 40-45 CR का होगा। इसका मतलब ये है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म का बहुत छोटा सा बजट था, सिर्फ 12 CR। दोस्तों आज की फिफ्थ खबर है कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में, जो कल फ्राइडे को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने अच्छी ओपनिंग ली है, तकरीबन 5 करोड़ रुपए की। आज सैटरडे है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस बढ़ेगा, कल संडे है, कल और थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस ठीक ठाक हो जाएगा। अगर आप इस फिल्म के रिव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो यह है मेरा रिव्यू। कहानी यह है कि कार्तिक आर्यन बचपन में गांव में एक ऐसे आदमी का जोर शोर से स्वागत होते हुए देख लेता है जो मेडल जीतकर आया है, और बस उसी दिन से कार्तिक आर्यन ये मन में ठान लेता है कि उसको मेडल जीतना है। उसको भी गांव में अपना स्वागत वैसे ही कराना है जैसे कि उस मेडल जीतने वाले का हो रहा है। अब कार्तिक का गुरु उसको बताता है कि भाई साहब दुनिया में सबसे बड़ा मेडल है ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो अगर तुझे अपना स्वागत बहुत जोर शोर से कराना है तो तुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतना पड़ेगा। अब कार्तिक ओलंपिक में जाने के लिए आर्मी ज्वाइन कर लेता है। आर्मी में रहते हुए ट्रेनिंग लेता है, बॉक्सिंग करता है और काफी सारे मेडल्स जीतता है। अब कार्तिक ओलंपिक में जाने वाला ही होता है कि कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से कार्तिक अपाहिज हो जाता है। कार्तिक अपाहिज होने के बावजूद भी हार नहीं मानता, अभी भी उसको ओलंपिक में जाना है और मेडल जीतना है। और फिर एक दिन वो भी आता है जब वो ओलंपिक में जाता है और स्विमिंग का गोल्ड मेडल जीतकर लाता है। मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में रहने वाले एक इंसान की ये सच्ची कहानी है। इस फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने ही लिखी है। और अगर स्क्रीन प्ले की बात करूं तो अच्छा है, लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं है जितना कि हो सकता था। और मेरे ख्याल में इस फिल्म की लेंथ भी जिम्मेदार है इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को थोड़ा कमजोर करने में। अगर फिल्म को 30 से 45 मिनट छोटा कर दिया होता तो शायद फिल्म बेटर हो जाती। कार्तिक के किरदार के हिसाब से फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। फिल्म का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं दिया जो ब्लॉकबस्टर हो जाए। गाने अच्छे हैं लेकिन उतने बढ़िया नहीं है कि फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट कर सके। एक्शन की बात करूं तो अच्छा है, लेकिन शायद एक्शन मास्टर नया था। यही वजह है कि जो एक्शन सीन शूट किए गए हैं उनमें रियलिटी की थोड़ी कमी है। अगर कोई एक्सपीरियंस वाला एक्शन मास्टर होता तो शायद उन सीन्स में ज्यादा रियलिटी आ पाती। कबीर खान साहब के डायरेक्शन की बात करूं तो अच्छा है और वैसा ही है जैसा कि वो हमेशा किया करते हैं। वो पहले ही कई अच्छी फिल्में बनाकर अपने डायरेक्शन का लोहा मनवा चुके हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट, फिल्म 83, फैंटम, द फॉरगेटन आर्मी। अगर एक्टिंग की बात करूं तो भाई साहब कार्तिक ने जबरदस्त एक्टिंग की है। कार्तिक अपने किरदार में पूरी तरह घुस चुका था। यही वजह है कि कार्तिक हर सीन में जबरदस्त एक्टिंग करने में कामयाब रहा। रोना हो, हंसना हो या एक्शन हो, हर जगह कार्तिक ने बेहतरीन एक्टिंग की है। कार्तिक ने इस फिल्म से एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। फिल्म में राजपाल यादव का भी अच्छा रोल है और राजपाल ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। इस फिल्म में यशपाल शर्मा ने आर्मी कोच की भूमिका निभाई है और बढ़िया एक्टिंग की है। इस फिल्म में विजय राज कार्तिक आर्यन का ट्रेनर बना हुआ है और विजय ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, अपने हर सीन में अपनी छाप छोड़ी है। कार्तिक के दोस्त की भूमिका निभाई है भुवन अरोरा ने और भुवन ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, मजा आ गया देखकर। इस फिल्म में हीरोइन है भाग्यश्री पटवर्धन, उसके 2-3 सीन है, बहुत छोटा रोल है। इस स्टार कास्ट को देखकर पता चलता है कि इस फिल्म का पूरा बोझ कार्तिक के कंधों पर है। अगर कोई भी इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएगा तो वो कार्तिक की वजह से जाएगा और मेरे ख्याल में कार्तिक के साथ नाइंसाफी है। एक पूरी फिल्म का बोझ कार्तिक के कंधों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि कार्तिक के साथ और कुछ बड़े एक्टर्स भी होने चाहिए थे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है, इंस्पायर करने वाली फिल्म है और ये फिल्म सिखाती है कि अगर एक इंसान ठान ले तो वो अपने सपनों को पूरा जरूर कर सकता है। फिल्म एकदम साफ सुथरी है, पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखी जा सकती है। अगर आप भी कार्तिक के फैन हैं और जिंदगी में थोड़ा इंस्पायर होना चाहते हैं तो आपको भी ये फिल्म देखनी चाहिए।
दोस्तों T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आज की 6th न्यूज इसी विषय में है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम ठीक ठाक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुपर 8 में पहुंच ही नहीं सकी। यानी कि पाकिस्तान की टीम ग्रुप लेवल पर ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की जनता बहुत ही नाराज है, बहुत ही दुखी है। वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बाबर आजम दुनिया का बेस्ट प्लेयर कैसे है अगर ये टीम ग्रुप स्टेज पर ही बाहर हो गई है। दोस्तों ये बात मैं खुद कम से कम 50 बार कह चुका हूं कि बाबर आजम दुनिया का सबसे घटिया प्लेयर है, वाहियात प्लेयर है। एक्चुअली वो क्या करता है, जब मैच छोटी छोटी टीमों के साथ होते हैं जैसे कि यूएई, ओमान, कतर वगैरह, तो खूब रन बनाता है, 100 मारता है और अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर साबित करता है। और जब मैच किसी बड़ी टीम के साथ होता है तो बेचारे से रन नहीं बनते, आउट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेइज्जती हुई है इसको पीसीबी बर्दाश्त नहीं करेगी और बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जाएगा पक्का। दोस्तों आज की 7th खबर है निर्माता साजिद नडियाडवाला के बारे में। एक वक्त में ये निर्माता बहुत ही फेमस निर्माता हुआ करता था और उसकी वजह ये थी कि ये निर्माता कम से कम 60% फिल्में हिट बनाया करता था। लेकिन इसने कुछ सालों पहले एक फिल्म बनाई थी कलंक, और जिस दिन इसने कलंक बनाई थी उसी दिन इसकी कंपनी को कलंक लग गया था। तो आज हालात ये है कि साजिद नडियाडवाला की पिछली 8 फिल्में सुपर फ्लॉप हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये खाली साजिद के साथ नहीं हो रहा है बल्कि हर प्रोड्यूसर के साथ बॉलीवुड में यही होता है। सुभाष घई साहब एक वक्त में बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनके साथ भी यही हुआ। सुनील दर्शन साहब भी बॉलीवुड में एक वक्त में बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनके साथ भी यही हुआ था। सावन कुमार जी एक वक्त में बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उनके साथ भी यही हुआ था। कहने का मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा आता है जब प्रोड्यूसर पूरी तरह खो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि किस तरह की फिल्म बननी चाहिए, किस तरह की फिल्म नहीं बननी चाहिए। और अक्सर ये तब होता है जब निर्माता के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई फिल्म हिट बनेगी या फ्लॉप बनेगी। तो उसके पास जो भी प्रोजेक्ट आता है वो उसको कर लेता है, वो फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो। और पिछले 5-6 साल से यही साजिद भाई के साथ हो रहा है। अब साजिद भाई की 2 फिल्में बन रही है, एक हाउसफुल 5 और दूसरी है सिकंदर। सिकंदर का तो आप सभी को पता है कि फ्लॉप होनी है। हाउसफुल 5 शायद थोड़ी बहुत चल जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर आज साजिद नडियाडवाला को किंग ऑफ फ्लॉप फिल्म्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों आज की 8वीं खबर है उछल कूद करने वाले मंकी एक्टर विद्युत जामवाल के बारे में। ये तो मैं कई सालों से कह रहा हूं कि ये लड़का एक्टर नहीं है, ये खाली बंदर है, उछल कूद करता है और यही वजह है कि ये कभी एक्टर बन ही नहीं सकता। इस लड़के ने आज तक अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्में की हैं वो सब सुपर फ्लॉप है। ऐसा नहीं कि भाई एक फ्लॉप है, एक हिट हो गई हो, ना, सब की सब सुपर फ्लॉप है। और यही वजह है कि आज ये घर पर बैठा हुआ है, करियर खत्म हो चुका है। लेकिन जी वालों ने 3 साल पहले इसके साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है शेर सिंह राणा, और इस फिल्म पर जी का तकरीबन 100 CR लगा हुआ है। 3 साल से ये फिल्म बनकर पड़ी हुई है जी में, और जी वालों की हिम्मत नहीं हो रही है इस फिल्म को रिलीज करने की, क्योंकि जी वालों को अच्छी तरह पता है कि भाई अगर वो 10 करोड़ रुपए का पीएनए लगाकर इस फिल्म को रिलीज करेंगे तो इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 5 to 6 CR, यानी कि जी का घाटा ही घाटा है। और यही वजह है कि जी इस फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जी में शारिक पटेल हुआ करता था जो बहुत बड़ा करप्ट था, और ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट उसी ने ग्रीन लाइट किए थे। दोस्तों आज की 9th खबर है करण जौहर की आने वाली फिल्म किल के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, मैंने भी देखा है और मेरी समझ में तो भाई कुछ आया नहीं है। मैंने सिर्फ इतना देखा है कि भाई अंधेरा है, एक्शन शुरू होता है, मर्डर होने शुरू होते हैं, और जो भी 2-2.5 मिनट का ट्रेलर है उस पूरे ट्रेलर में बस एक्शन ही हो रहा है, मर्डर ही हो रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करण जौहर जैसे आदमी ने इस फिल्म को क्यों बनाया है, जिसको इतना एक्सपीरियंस है, जिसको अच्छी तरह पता है कि ये फिल्म चल नहीं सकती। दोस्तों आज की 10th खबर है एक छोटी सी फिल्म के बारे में जिसका नाम है शादी के डायरेक्टर करण जौहर। ये फिल्म कल फ्राइडे को यानी कि 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन करण जौहर अदालत चले गए और अदालत से एक ऑर्डर ले आए कि भाई इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस फिल्म के निर्माताओं से कहा है कि भाई आप करण जौहर का नाम इससे हटाइए, और फिल्म में भी अगर कहीं करण जौहर का नाम यूज हुआ है तो उसको निकालिए, उसके बाद ही आप इस फिल्म को रिलीज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब ये फिल्म कभी भी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जो निर्माता है उस बेचारे ने इस फिल्म को पता नहीं कैसे कैसे कंप्लीट किया होगा। अब दोबारा से इसकी शूटिंग करे, फिर से पोस्ट प्रोडक्शन करे और फिर से रिलीज करे, शायद ये वो कर नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है अब ये फिल्म हमेशा के लिए डब्बे में बंद हो गई है। दोस्तों आज की 11th खबर है ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद के बारे में।
सबा आज़ाद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पिछले 2 साल से मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा है, जिसको देखो उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो ऋतिक की गर्लफ्रेंड हूं, तो मुझे अब काम की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए कि भले ही मेरा बॉयफ्रेंड कितना ही फेमस हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही रिच हो, लेकिन मेरे भी अपने खर्चे हैं। अगर मैं कुछ कमाऊंगी तभी तो अपना खर्चा उठा पाऊंगी, अगर मैं काम ही नहीं करूंगी, कुछ कमाऊंगी ही नहीं, तो मैं लाइफ कैसे चलाऊंगी। लेकिन मैडम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ऋतिक आपका बॉयफ्रेंड है और ऋतिक के पास तो पैसों की कमी नहीं है, तो फिर क्या ऋतिक आपको खर्चे के लिए पैसे नहीं देता? क्या आप फ्री में ही दे रही हो? मेरा मतलब है मैडम कंपनी, मैडम आप उनको कंपनी दे रही हो तो फ्री में क्यों दोगे? जाहिर सी बात है वो आपका खर्चा उठाएगा, आपकी देखभाल करेगा, तभी आपको ये काम करना चाहिए, नहीं तो आप क्यों कर रही हो? मेरे ख्याल में आज की तारीख में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है हिंदुस्तान में जो किसी लड़के के साथ फ्री में रहती है कि भाई वो खुद ही कमाएगी, खुद ही अपना खर्चा उठाएगी और फ्री में देगी। मैं कंपनी की बात कर रहा हूं मैडम, गलत मत समझना। तो कंपनी कोई किसी को फ्री में क्यों देगा? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपना टाइम खराब क्यों कर रही हो? आप ऋतिक को फ्री में कंपनी क्यों दे रही हो? दोस्तों, आज की 12th खबर है पुराने जमाने की एक्ट्रेस अमीषा पटेल के बारे में। मैं आपको ये बता दूं, अमीषा पटेल वो लड़की है जिसने अपने माँ बाप पर ही केस ठोक दिया था, अपने माँ बाप को ही अदालत में ले आई थी। तो जब वो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई तो किसी और की कैसे हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब अमीषा पटेल ने अनिल शर्मा की धज्जियां उड़ाई हैं। अमीषा पटेल ने कहा है कि हकीकत यह है कि गदर 2 के डायरेक्टर मैं और सन्नी देओल हैं। अगर अनिल शर्मा अपने हिसाब से उस फिल्म को बनाता तो वो गदर 2 नहीं बनती बल्कि गटर 2 बनती। अमीषा का कहना यह है कि अनिल शर्मा तो उस फिल्म की कहानी को कहीं और ही ले जाना चाहता था, कुछ और ही फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन सन्नी देओल और मैं हम लड़ते रहे, उसके साथ झगड़ा करते रहे और बहुत लड़ाई झगड़ा करके हमने ये कहानी बनवाई थी और ये फिल्म बनवाई थी। अब ये तो अनिल शर्मा जी ही बता पाएंगे कि भाई इस फिल्म का डायरेक्शन वाकई उन्होंने किया था या वाकई ही अमीषा पटेल और सन्नी देओल ने किया था। दोस्तों, आज की 13th खबर है शिल्पा शेट्टी और उनके कंट्रोवर्शियल हस्बैंड राज कुंद्रा के बारे में। आप सभी को पता है कि इस भाई के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी में भाई जेल चला गया था और 3-4 महीने जेल में रहकर आया था। इसके बावजूद भी यह आदमी सुधरा नहीं है। अगर आपको याद हो तो इस भाई की तकरीबन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी ईडी ने जब्त कर ली है। लेकिन अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक और नया केस खुल गया है। इन दोनों ने एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी के द्वारा किसी एक आदमी का 90 लाख इन्होंने लूट लिया था। वो भाई अदालत चला गया था और अब अदालत ने पुलिस को ऑर्डर दिया है कि आप अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें और अदालत को बताएं कि भाई इन दोनों ने वाकई ही इस आदमी के 90 लाख रुपीस लूटे हैं या नहीं लूटे हैं। दोस्तों, आज की 14th खबर है नसीरुद्दीन शाह के बारे में। आप सभी जानते हैं कि नसीर साहब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल कहते ही रहते हैं, न्यूज में बने ही रहते हैं। अब नसीर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मोदी जी जाली वाली टोपी पहने। उस जाली वाली टोपी पहनने के बाद ही यह साबित होगा कि मोदी जी मुसलमानों से नफरत नहीं करते, मोदी जी उतने ही मुसलमानों के हैं जितने कि हिंदुओं के हैं। अगर मोदी जी जाली वाली टोपी पहनते हैं तो उसी से यह साबित होगा कि मोदी जी सेक्युलर हैं। पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी को टोपी बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। वो हिंदू है, वो टोपी क्यों पहने? जो मुसलमान है वो टोपी पहनेंगे, जो हिंदुओं में होता है वो मोदी जी करेंगे। और अगर नसीर साहब ऐसा कह रहे हैं तो मैं नसीर साहब से कहना चाहूंगा कि आप भी फिर टीका लगाइए, आप भी यहां चोटा रखिए, तभी मैं मानूंगा कि आप सेक्युलर हैं। दोस्तों, आज की 15th खबर यह है कि कंगना रनावत के छोटे भाई की भी मंगनी हो गई है। कंगना के भाई का नाम है वरुण रनावत और मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां। आज की 16th खबर है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 4 साल पहले 14 जून को सुशांत का देहांत हो गया था। तब से सीबीआई इस केस की तहकीकात कर रही है, लेकिन आज 4 साल के बाद भी सीबीआई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि हकीकत में क्या हुआ था। सुशांत ने खुदकुशी की थी या किसी ने उसका मर्डर किया था। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी यही डिमांड की है कि सीबीआई बताए कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। अगर उसने खुदकुशी की थी तो ठीक है, और अगर उसका मर्डर हुआ था तो सीबीआई बताए कि किसने मर्डर किया था। सीबीआई की इंक्वायरी से जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की थी, क्योंकि अगर खुदकुशी की थी तो सीबीआई को फौरन ही बता देना चाहिए कि भाई उसने खुदकुशी की थी, बात खत्म हो गई। अगर 4 साल के बाद भी सीबीआई ये बता नहीं पा रही है कि भाई खुदकुशी थी या मर्डर था, तो इसका मतलब यह है कि खुदकुशी नहीं थी, मर्डर
मर्डर था, और अगर मर्डर था तो सीबीआई क्यों डर रही है उन लोगों के नाम बताने में जो इसमें इन्वॉल्व थे। इसका मतलब यह है कि कुछ इतने बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनका नाम सीबीआई भी नहीं बता पा रही है। मेरी सोर्सेज के मुताबिक बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी इस केस में इन्वॉल्व है भाई साहब। यही वजह है कि सीबीआई किसी का भी नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि बॉलीवुड वालों का मुंबई में क्या रुतबा है, क्या पावर है, उनकी पॉलिटिक्स में कितनी बड़ी पैठ है कि सीबीआई भी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो किसी अरे गहरे को तो वो रातों रात गायब कर सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है भाई साहब। दोस्तों, आज की 17th खबर है अनन्या पांडे के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये लड़की बॉयफ्रेंड्स की बहुत बड़ी शौकीन है। हर 2-4 महीने के बाद बॉयफ्रेंड चेंज कर देती है, और इसकी माँ को भी ये पता है, इसके फादर को भी ये पता है। जब करण जौहर के शो पर इसकी माँ आई थी तो करण जौहर ने कहा था कि जहां तक मुझे पता है अनन्या पांडे ने एक टाइम में 2 लड़कों को डेट किया हुआ है। I think Ananya's done that already. Has she? Yeah. I think she was oscillating in between. No, she was thinking of 2, so she broke up with 1. तो अनन्या की मां ने बहुत ही हंसते हुए ये कहा था कि नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़े ही दिनों दोनों लड़कों को डेट किया था, फिर अनन्या पांडे ने एक से ब्रेकअप कर लिया था दूसरे के साथ रहने के लिए। यानी कि अनन्या की मां को पता है कि उसने एक वक्त में 2 लड़कों को थोड़े ही दिन से ही लेकिन डेट किया था। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इनकी दुनिया में और आपकी दुनिया में क्या फर्क है। दोस्तों, आज की 18th खबर है अनुपम खेर के सौतेले बेटे सिकंदर खेर के बारे में। सिकंदर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई अब मैं एक कॉमेडी फिल्म कर रहा हूं और ये कॉमेडी फिल्म हिट होगी, क्योंकि जब मैं कॉमेडी करता हूं तो हमेशा ही कामयाब होता हूं। जब आप कॉमेडी करते हैं तो हमेशा ही कामयाब होते हैं, ये कब हुआ भाई साहब? कौन सी फिल्म की थी आपने कॉमेडी? अच्छा, वो 10-12 फिल्में जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही हैं, है ना, वही ना? अरे भाई साहब, मुझे नहीं पता कि आपने कॉमेडी फिल्म कब की थी। मैंने आपको किसी फिल्म में शायद एज ए विलन तो देखा था, छोटे मोटे रोल में, इससे ज्यादा मैंने आपको कभी देखा नहीं है। तो भाई साहब, आप कौन सी कॉमेडी फिल्म की बात कर रहे हो और आप क्या कहना चाह रहे हो, कैसे कहना चाह रहे हो कि आपकी सारी कॉमेडी फिल्में चलती है? अरे यार, मतलब जब आप लोग मुंह खोलते हो तो कुछ तो सोच लिया करो, कुछ तो मर्यादा रखा करो, कुछ तो शर्म किया करो। कुछ भी बक दोगे जो आपकी मर्जी आएगी। दोस्तों, आज की 19th खबर है ड्रामा अंकिता लोखंडे के बारे में। जाहिर सी बात है, 14 तारीख तो एक ऐसा दिन आता है साल में जब वो पब्लिसिटी के लिए पागल हो जाती है। तो उसने 14 जून को फिर से सुशांत सिंह के बारे में बात की पब्लिसिटी के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी उससे 5 साल पहले इस लड़की से उसका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन भाई साहब, आज भी ये लड़की पूरे साल इंतजार करती है 14 जून का, क्योंकि 14 जून वो दिन होता है जब ये सुशांत सिंह के बारे में बात करती है पब्लिसिटी के लिए। और जो इसका हस्बैंड है विक्की टकला, वो भी कितना बड़ा बेशरम है कि उसकी वाइफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है और वो लुक्खा सुनता है। मैं अंकिता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अब आप शादीशुदा हो, इस टकले के बारे में बात करो अपने हस्बैंड के, सुशांत सिंह के बारे में बात मत करो पब्लिसिटी के लिए। थोड़ी तो मर्यादा रखो। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।